स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार प्लेट पाया जाता है? पठार होता प्लेटो 26, 30, 33, 41 कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है करीब करीब 33% भाग में पठार पाया जाता है। और यहाँ पे 33% भाग में क्या है? पठार है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है वर्ल्ड की? हाँ, 9% करीब पॉपुलेशन रहती है। हमने पर्वत पढ़ा था, तो पर्वत कितने प्रतिशत भाग में थे? 26% भाग में पर्वत थे, और वहां जनसंख्या क्या रहती थी? 1% पॉपुलेशन रहती थी। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ए कोयला, बी लोहा अयस्क, सी खनिज तेल, डी मैग्नीज। देख लीजिए, पठारों को क्या कहते हैं? खनिज का भंडार कहते हैं। पठारों को कहते हैं खनिज का। भारत में जैसे छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे खूब सारा खनिज पाया जाता है। ब्राजील का पठार है, ठीक है, यहाँ पे भी खूब। लेकिन एक ऐसा खनिज है जो वहां नहीं मिलता पठारों पे, वो है खनिज तेल। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों पे मिलता है। ये जो खनिज तेल है, पठारों पे इसकी उपस्थिति नगण्य है या बिल्कुल नहीं है कहिए तो। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? गिरिपथ पठार, तटीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, वायु पठार। तो इनको क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार। बाकियों के बारे में आगे प्रश्नों में पढ़ाएंगे। अंतर पर्वतीय पठार मतलब जो पठार चारों तरफ पर्वत से घिरे रहते हैं। तो दुनिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पठार हैं ये? तिब्बत का है पठार, ठीक है, बोलीविया का, ये वहां पे साउथ अमेरिका में है, पेरू का, ये भी साउथ अमेरिका में, कोलंबिया का यूएसए में, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको का, मैक्सिको का पठार, गोबी का पठार मंगोलिया चीन में, ईरान का पठार तारिम बेसिन, ये सब क्या है? ये अंतर पर्वतीय पठार है। अर्थात ये ऐसे पठार है जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये देखिए तिब्बत का प्लेटो आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ क्या हिमालय पर्वत से है और एक तरफ कुलुन पर्वत है। तो ये देखिए चारों तरफ से पर्वतों से घिरा एक तिब्बत का दूसरा एक तारिम बेसिन हमने पढ़ा था। ये देखिए, ये त्यांचान पर्वत है और यहाँ पे अल्टून चान है, कुल्लून शान है। तो ये देखिए, ये भी पर्वतों से घिरा है। तो ये दोनों क्या है? अंतर पर्वतीय पठार, अर्थात ऐसे पठार जो चारों तरफ पर्वत से घिरे होते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ए वियतनाम, बी म्यांमार, सी भूटान, डी पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान से। और जो पोटवार पठार है वो किससे बना है? पवन द्वारा निर्मित पठार है। लोएस पठार स्थित है ए मलाया में, बी थाईलैंड में, सी चीन में, डी कोरिया में। तो ये भी उत्तर इसका है सी चीन में। ये भी क्या है? पवन द्वारा निर्मित एक पठार है। ये देखिए गोबी डेजर्ट है और यहीं पे क्या पाया जाता है? लोएस का पठार। गोबी डेजर्ट से लाए गए धूल कणों के जमाव के कारण ही यहाँ पे इस पठार का निर्माण हुआ है। तो ये उत्तरी चीन में पाया जाता है, गोबी डेजर्ट के पास। 6th क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे न्यूटन, कोपरनिकस, डाल्टन और आइंस्टीन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी कोपरनिकस। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक इसका मतलब है कि सूर्य केंद्र में और सभी ग्रह चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, चारों तरफ घूमते हैं। तो कौन सी थ्योरी दी थी? हेलियोसेंट्रिक कोपरनिकस ने दी थी।
सातवां, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसमें 71, 54, 61, 75। तो याद रखिएगा ए 71, जितना 71% जल है पृथ्वी पे, उतना ही सूर्य पे हाइड्रोजन है, और बाकी जो है वो 27.4% के करीब क्या है, हीलियम है। याद रखिएगा सूर्य में। और सूर्य के बारे में थोड़ा ये जान लीजिएगा कि जो सूर्य है उसकी जो आयु है वो है 4.7 अरब वर्ष। ठीक है, यह पृथ्वी से करीब 14 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, और इसके जो केंद्र का तापमान है वो है करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा बहुत अधिक तापमान पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न और पीछे आएंगे तो मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा इस विषय में। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए पेरिजी, उपसौर, अपसौर, ओपीजी। तो इसका जो उत्तर होगा उसको आप कौन सा होगा, बी उपसौर। याद रखिएगा ये मान लीजिए सन है और पृथ्वी के संदर्भ में बता रहे हैं, और ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है, परिक्रमा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पास में और यहाँ पे दूर है, तो ये स्थिति कौन सी है, ये है उपसौर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिलियन, पेरिलियन। और ये कब आती, ये स्थिति आती 3 जनवरी को। और जो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है 14 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो जाती है, 14.75 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और ये जो दूर की दूरी है इसको ये कहलाती है अपसौर। ठीक है, एफिलियन, APHELION, एपिलॉन। और ये ये कब आती है, ये स्थिति आती है 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है, और ये दूरी होती करीब 15.26 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो उप मतलब पास में, पी मतलब पास, इसको पी से याद रखिएगा, पी मतलब पास में जब ये दूरी कहलाती है, तो उसका उत्तर बी होगा। किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी बुध। तो इसका उत्तर होगा सी शुक्र। इसको याद रखिएगा, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। यह बहुत बार प्रश्न इससे पूछा जाता है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो कौन सा है, यह शुक्र है। और यह सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला खगोलीय पिंड यही है, चमकीला सबसे कम है। और इसको भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और ये पृथ्वी की बहन है, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के बराबर ही है लगभग, और 95% इसके वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। और इसलिए इस पे हमेशा कहते हैं, इस पे प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है उत्तर, इसलिए सबसे गर्म ग्रह। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड की बादल पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। और मैंने पहले भी प्रश्न कहा था, शुक्र के बारे में क्या है, वीनस के बारे में क्या है, ये किस दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो यहां पे सूरज कहां निकलता है, पश्चिम दिशा में निकलता है। 10th क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा, सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी। तो इसका उत्तर है बी चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जान लीजिएगा कि चंद्रमा जो भ्रमण और परिक्रमण की अवधि इसकी लगभग 27 डेज और 8 आवर्स के लगभग है। और यदि एक महीने में यदि 2 बार चंद्र ग्रहण, पूर्ण फुल मून हो तो उसको कहते हैं ब्लू मून। पूर्णिमा है तो इसको कहते हैं ब्लू मून। और लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहते हैं, ब्लड मून। ठीक है,
11th, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ए टुंड्रा वनों में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी शीतोष्ण वनों में। तो देखिए जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे अधिक वहां मिलेगी जहां वर्षा अधिक होगी और तापमान भी थोड़ा अधिक होगा, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा अधिक होगा। तो ये आप यदि इन सबको देखेंगे तो इसमें कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा और तापमान दोनों अधिक होगा, वो है सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि वर्षा भी जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, यहां सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र कहां मिलता है, ये ज्यादातर आपको मिलता है, ये वाला क्षेत्र आपको मिलता है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, क्योंकि वहीं पे रोज वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा होती है, और थोड़ा तापमान भी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के वन वहीं मिलते हैं। और इसमें वनों में कौन सी है, जो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, यहाँ की थोड़ी लकड़ी कठोर होती है और बहुत ही घने वन होते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कम उपयोगी होते हैं। 12th क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, इसमें कौन सा वन क्षेत्र में आता है, ए राष्ट्रीय वन, बी संरक्षित वन, सी ग्राम वन और डी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कौन सा उत्तर होगा, इसमें होगा नेशनल पार्क, डी राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 13th क्वेश्चन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी किस में उच्चतम होती है। ये बहुत ही कॉमन वाला सेंस वाला है कि जहां पे अधिक वर्षा होगी, तापमान होगा, वहीं की उत्पादकता अधिक होगी उन्हीं वनों की। तो इसमें कौन सा, ए उष्णकटिबंधीय वन, बी दलदल, सी वनस्पति और झाड़ी वाली भूमि और डी रीफ। इसमें कौन सा उत्तर होगा, इसमें सीधा आप आंख बंद करके लगाइएगा, ए उष्णकटिबंधीय वन, जहां की एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं, ए अगस्त्यामलाई, बी नोकरेक, सी ग्रेट निकोबार, डी ग्रेट हिमालय। इसका मतलब इन चारों में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये जो आपका है अगस्त्यामलाई किस राज्य में है, ये 2001 में बायोस्फीयर बना था केरल तमिलनाडु में, ये 2001 में बना था, और क्या है, केरल और तमिलनाडु में है। नोकरेक कहाँ है, ये मेघालय में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ग्रेट निकोबार जो है आपका, वो है, उसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और ये तो क्लियर है कि अंडमान निकोबार में। और जो ग्रेट हिमालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें से कौन सा जैव मंडल नहीं, इसमें से ये जो ग्रेट हिमालय है जैव मंडल नहीं है, ये क्या है, ये है नेशनल पार्क, याद रखिएगा बेटा, ये है नेशनल पार्क। बाकी क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स है। भारत में पाई जाने वाले जंगली गधा का प्राकृतिक निवास स्थल क्या है, इसको जो हम एक और अन्य नाम से जानते हैं उसका नाम है घुड़खर। गुड़खर, इसको जान लीजिएगा, ये कहाँ मिलता है। आप ध्यान रखिएगा कि अमिताभ बच्चन ने इस पे एक कैंपेन भी किया था ताकि लोग आए और यहाँ पे रहें। तो अमिताभ बच्चन किस राज्य के लिए कैंपेन करते हैं, वो कहाँ करते हैं, गुजरात के लिए। तो यहाँ पे कौन सा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे जो है ए सुंदरवन डेल्टा, बी सौराष्ट्र का गिरी वन, कच्छ का रण और डी बस्तर का पठार। इसमें क्या होगा, सी कच्छ का रण है, ये एक अभ्यारण्य भी है और एक करीब लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और देश के बड़े अभ्यारण्यों में ये इसको गिना जाता है। तो याद रखिएगा जंगली गधा, इसको कहते हैं वाइल्ड ऐश, जंगली गधा को इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड ऐश। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, परिप्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, इन महासागरीय पेटी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी। आप ये देखिए, जो ये हम लोगों ने पढ़ा है ना रिंग ऑफ फायर, ये जो प्रशांत महासागर के दोनों तरफ है, ये एशिया का पूर्वी भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, उत्तरी अमेरिका का। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ ही भूकंप भी आता है।
है ना। तो यही कारण है कि विश्व के जो अधिकांश भूकंप है 63% ये परिप्रशांत मेखला में ही पाई जाती है। तरल पदार्थ से होकर ना गुजरने वाली भूकंप लहर कौन सी है? देखिए फिर वही प्रश्न आ गया जो हम लोगों ने किया था, है ना। पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सा है? तरल अवस्था में है, तो ये कौन सी तरंग है? पी है। और कौन सी तरंग कोर में नहीं उपस्थित नहीं है? वो है एस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एस। बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत पर होने वाले भूकंप का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। प्रश्न था कि एशिया के पूर्वी भाग में, तो ये कौन सी है? एशियाई प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट है। तो ये प्लेट इधर खिसकती है और ये प्लेट इधर खिसकती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। पी एवं एस तरंगों का भूकंप केंद्र से धरातल की ओर संचरण का मार्ग होता है अवतल, उत्तल, बिल्कुल सीधा, अत्यधिक अवनति। तो इसका उत्तर है ए, अवतल। पी एवं एस तरंगों का भूकंप केंद्र से धरातल की ओर संचरण का मार्ग होता है अवतल, उत्तल, बिल्कुल सीधा, अत्यधिक अवनति। तो इसका उत्तर है ए, अवतल। निम्न कौन सा कथन पी तरंगों के संबंध में आ सकता है? पी अनुलम तरंगे हैं, ये तरंगे गैसियों को भी संचरण करती है। इन तरंगों की गति एस तरंगों से अधिक परंतु एल तरंगों से कम होती है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। देखिए जो मैंने बार बार बनाया चित्र बना के समझाया कि जो पी तरंग है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जाते हैं और पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तरल अवस्था में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला बिल्कुल सही है, ये अनुलम तरंग है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है क्योंकि पी कही जाता है, प्राइमरी वेव्स कहते हैं, लेकिन एस तरंगों से अधिक परंतु एल तरंगों से कम। ये बात सही है कि इसकी गति एस तरंगों से अधिक होती है लेकिन एल तरंग से कम नहीं होती, क्योंकि पी की सबसे अधिक गति होती है, ये ना लिखिएगा, सबसे अधिक पी की गति होती है, उसके बाद एस की गति होती है, उसके बाद एल की गति होती है। तो सबसे तेज पी तरंगे चलती हैं लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी एल तरंग होती है। मानसून शब्द का तत्व है हवाओं का सदैव एक की ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं का रुख का बदलना। तो इसका उत्तर है डी, हवाओं का रुख बदलना। और ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया। ठीक है, जो क्या होती है, हवाएं साल के 6 महीने 6 मंथ स्थल से जल की ओर चलती हैं और फिर अगले 6 मंथ जल से स्थल की ओर चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य मैदान चुनिक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान कम हो जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान में कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके कारण जाड़े का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण इसको हिमभक्षी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बर्फ पिघलने लगती है और ये पशुपालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो चारागाह है पशुओं के वो बर्फ से मुक्त हो जाते हैं और उनको खाने का काफी चारा मिल जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक, फॉन, खमसिन, सिराको। तो ये दोनों तो एक ही हैं, है ना। ये इटली में चलती है और ये मिस्र में चलती है। चिनूक कहाँ चलती है? सी फॉर चिनूक, सी फॉर कनाडा। तो एफ फॉर फॉन, ये उत्तर बिल्कुल सही है। और ये कहाँ चलती है? ये यूरोप में चलती है, अल्प्स पर्वत पे। अल्प्स पर्वत पे ये भी चिनूक की ही भांति होती है, हिमभक्षण होती है और जिसके कारण बर्फ काफी पिघल जाती है और पशुओं के लिए काफी उपयोग होती है और अंगूर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर की खेती काफी, इसके कारण शीघ्र पकने लगते हैं अंगूर। ठीक है, तो ये बी फॉन बिल्कुल उत्तर सही है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में यूराग्वे की और प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैम्पीरा। ठीक, ये जो हरमंटन है ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। ठीक है, ये वार्म करंट है। और काराबुकान कहाँ चलती है? तारिम बेसिन में चलती है, चीन में, इसका मतलब। ठीक है, और ये भी वार्म करंट है।
न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रोमेंटेन, सेंटाना। तो इसका उत्तर है बी, नॉर्वेस्टर। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है। ट्रोमेंटोन क्या है? ये कोल्ड विंड है, भूमध्य सागरीय भाग पे चलती है। और सांटाना ये भी वार्म करंट है और ये कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया, यूएसए में चलती है। ठीक है, तो इसमें नॉर्वेस्टर ही क्या है? ये भी गर्म हवा है, लेकिन इसमें टोमेंटन क्या है? ठंडी हवा है, बाकी क्या है? वार्म हवा है। सबसे अधिक निचल पहाड़ी एबिसल हिल्स किस महासागर? ए प्रशांत, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर। तो इसका उत्तर है बी अटलांटिक महासागर। विश्व में जलमग्न कैनियनों की संख्या कितनी है? ए 57, बी 75, सी 102, 120। तो इसका उत्तर है सी 10। कैनियन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये पाए जाते हैं, ये तटरेखा के लंबवत पाए जाते हैं, तटरेखा के लंबवत और बड़ी नदियों के मुहाने, मुहाने मतलब जहाँ पे समुद्र में गिरती हैं, और इनकी जो गहराई होती है वो 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। विश्व का जो सबसे लंबा जो बड़ा है वो बेरिंग सागर में है। बेरिंग सागर मतलब अलास्का के पास। अलास्का के पास कैरियर है, सबसे लंबा कैरियर है, जिसमें प्रमुख है जेमचुग और प्रीफिलॉफ। इसके अलावा नदियों के किनारे भी बताया, तो जिसमें हडसन नदी, हडसन नदी कहाँ है? यूएसए में है, और हडसन कैनियन और पश्चिमी अफ्रीका का कांगो। ठीक है, ये यूएसए और ये वेस्ट अफ्रीका, ये भी विश्व प्रसिद्ध कैनियनों के उदाहरण है। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर पर? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो उसका उत्तर है ए प्रशांत महासागर, जिसमें मैंने नहीं बताया था बेरिंग का, बेरिंग सागर अलास्का के पास है ना। प्रीफिलॉ और जेमचुक सबसे प्रमुख कैनियनों में से एक है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं भूमध्य सागर में, बेरिंग सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में। तो उसका उत्तर क्या है? बी बेरिंग सागर में। कौन कौन सा था? जेमचुक और प्रीबिलॉफ। ठीक है, ये किसके पास है? अलास्का के पास है। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल, बेरिंग सागर बिल्कुल ठीक। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका उत्तर है ए अटलांटिक महासागर में। ये देखिए अटलांटिक महासागर का है और ये क्या भूमध्य रेखा है, तो यह देखिए मिड अटलांटिक रीच है, तो ये क्या लिखा है? डॉल्फिन लिखा है। और दक्षिण में कौन सा है? ये देखिए कौन सा लिखा है? चैलेंजर लिखा हुआ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए कि अटलांटिक महासागर में है ये। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये तो अटलांटिक में है, तो नॉर्थ में डॉल्फिन है और साउथ में चैलेंजर है, मतलब न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो याद रखिएगा नॉर्थ में डॉल्फिन है नॉर्थ अटलांटिक में, और साउथ अटलांटिक में चैलेंजर है।